बिल्कुल बिल्कुल। बात दिल्ली से करते हैं। Hello everyone, मैं रोहित गुप्ता pharmacist. Yes, and now you are all live. Thank you so much to everyone. Hello everyone, मैं रोहित गुप्ता pharmacist की आवाज, आपकी आवाज, और हमने आज डिबेट प्रोग्राम रखा है काफी दिनों के बाद। और हम आज डिबेट प्रोग्राम को टॉपिक हमारा है चैलेंजेस इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। हमारा जो चैलेंजेस, हेलो, आवाज ऑडिबल है जी? एक मिनट में तो क्या सो आज का हमारा डिबेट प्रोग्राम है चैलेंजेस फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसी मुद्दे पे हमने आज का डिबेट प्रोग्राम रखा है। और हमारे साथ इस डिबेट प्रोग्राम में बहुत सारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ममता मैम जो लगातार इस पेज से जुड़ी रहती हैं, और विकास सर जी हैं जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में लगातार वो आवाज उठा रहे हैं रजिस्ट्रेशन को खासकर लेकर। और डॉक्टर एस सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे। और हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आ रहा है खासकर रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि लगातार कई स्टेट से रजिस्ट्रेशन के इश्यूज को लेकर बार बार मैसेज कॉल्स तमाम सारी ऐसी चीजें नजर आ रही है। खासकर मैं पहला स्टार्ट करूंगा विकास सर जी से। मैं ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को लेकर और कई सारे स्टेट काउंसिल्स में रजिस्ट्रार की तरफ से या कई सारे ऐसे नए नए रूल्स बना दिए जाते हैं और स्टूडेंट को थमा दिया जाता है कि इस चीज का ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जरूरत होती है, जबकि रूल्स रेगुलेशन कुछ और ही बोलता है। तो मैं विकास सर जी से लूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली झारखंड या बिहार या ऐसे कुछ स्टेट का, ये सब पूरे देश में जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इस तरह का इश्यूज नजर आ रहा है। तो इस पे विकास सर जी से मैं लूंगा। दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दिल्ली देश की राजधानी है। फिर मैं बाकी राज्यों पे जाऊंगा और क्या रूल्स रेगुलेशन कहता है फिर उस पर हम लोग आएंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है विकास जी सर, प्लीज। रोहित जी, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जो हमारी स्थित है वो दिल्ली विधानसभा कैंपस के अंदर है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल दिल्ली सरकार की नाक के नीचे, और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी धांधली चल रही है कि आप समझ भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा धांधली यहाँ पे चल रही है। 30,000 अप्रोक्सीमेट फार्मासिस्ट हैं जो रजिस्टर्ड है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में, और एक रजिस्ट्रार और कुछ और 4 आदमी ने मिलकर सबका जीना हराम कर रखा है। हर व्यक्ति को, हर फार्मासिस्ट को परेशान कर रखा है। आज के दिन कोई भी आदमी जाके अपना रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल इजीली नहीं करा सकता। 6 महीने, 1 2 साल तक लटकाए रखते हैं। अब 3 बच्चे तो मेरे ज्ञान में ऐसे आए हैं जिन्होंने 2020 में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। आज हम अप्रैल 2022 में बैठे हैं, यानी कि 2 साल 2 महीने बाद भी आज तक भी रजिस्ट्रेशन तो नहीं दिया गया है। बच्चे जब वहां पे जाते हैं, रजिस्ट्रार उनको कहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 साल 2 महीने में कौन सी वेरिफिकेशन होती है। और इसके अलावा एक अचंभे की बात क्या है कि पीछे जो इलेक्शन हुआ दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, उसमें बैलेट पेपर भी इशू किए गए हैं। बैलेट पेपर भी उनके पास घर पे गए हैं। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है और रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रार ने अपनी दराज में रख लिया ताकि जब पैसे आएंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो इस तरह की बहुत बड़ी धांधली जो है वो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में चल रही है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं इंटरेक्ट करूंगा मैं आपसे विकास सर जी, मैं इंटरेक्ट करूंगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या बोलता है और अलग डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड कर दी जाती है। जैसे आपका दिल्ली में आप लगातार आवाज उठा रहे थे कि रजिस्ट्रार की तरफ से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड कर दिया जाता है, तो कहीं और सर्टिफिकेशन का डिमांड कर दिया जाता है। तो ये तो मिसमैच है ना टोटली। जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि 20 साल पहले जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है और आज वो अगर रिन्यूअल के लिए जाता है तो उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। अब कोई मेरे को ये बता दो कि 20 साल बाद कौन अपने कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाएगा, और कोई कॉलेज किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों देगा? उसको कॉलेज को क्या पता है कि 20 साल से इसका कैरेक्टर कैसा रहा है? तो इस तरह की वाहियात की चीजें अड़ाई जा रही हैं, अड़ंगा अड़ाया जा रहा है ताकि पैसे लिए जा सकें। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की ओरिजिनल में डिमांड की जा रही है, जबकि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो मिलता है वो ओरिजिनल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जमा कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह की अनर्गल वाहियात की चीजें जो डिमांड की जा रही है ताकि पैसे लिए जा सकें, और एक रजिस्ट्रेशन पे 1.5 लाख रुपया लिया जा रहा है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। और अगली बात मैं जो बताऊंगा उससे तो आप सारे अचंभे में रह जाओगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो भी रजिस्ट्रार है उसकी खुद की भी फार्मा डिग्री नकली है। एग्जैक्टली, पहले तो उनको एग्जिट एग्जाम देना चाहिए।
पहले तो उनकी एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। और हाँ, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे तो फार्मासिस्ट, रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट ही नहीं है, और वो रूल्स रेगुलेशन की क्या बातें करेंगे। उन्होंने खुद जो है उसी डिग्री के बेस पे वो रजिस्ट्रार बने बैठे हुए हैं, और वही डिग्री उनकी नकली है। नहीं, लगातार आपका आवाज उठा रहे हैं इस चीजों पे, मैं लगातार शेयर भी कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि सर जो चीज एक्चुअली जो डिफाइन है चीजें कि क्या जो भी फार्मासिस्ट आता है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किया जाता है। परंतु एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का जो डिमांड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट या फार्मासिस्ट सक्षम नहीं होता है तो उसको एक एडिशनली चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से पास करना पड़ता है। तो ये हर स्टेट का मामला आया है। अभी मैंने कुछ लास्ट में नई चीज देखा, एक झारखंड स्टेट का, वहां का रजिस्ट्रार ने बोला कि बी फार्मा को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जबकि वो स्टूडेंट हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया हुआ था। तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मैं आपकी बात आता हूँ, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, बी फार्मा के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी है, यदि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है तभी उस बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि वो स्टूडेंट ने हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया था। और वही मैं देख रहा हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फ्रेम अंडर 678 द बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स रेगुलेशन 2014 सेक्शन नंबर 22 पेज नंबर 25, इट्स क्लियरली स्टेटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज डिजायरेबल, जरूरत नहीं है। और उसमें यह भी लिखा है कि एवरी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड वर्क फॉर एटलीस्ट 150 आवर स्प्रेड ओवर 4 वीक इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल। इट्स इंक्लूड प्रोडक्शन यूनिट, क्या प्रोडक्शन यूनिट कर सकता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एंड डिपार्टमेंट, एनालिटिकल्स, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल एंड R&D, या हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी, या तो क्लिनिकल ट्रायल जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर भी वो ट्रेनिंग कर सकता है, या एज ए कम्युनिटी फार्मेसी भी। ये आफ्टर 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर के बाद कर सकता है, और सर्टिफिकेटरी रिपोर्ट सबमिट करना होता है, और सर्टिफिकेशन इशू होता है ड्यूली साइन बाय द अथॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लियरली लिखा हुआ है फ्रेंड अंडर 678 द बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स रेगुलेशन 2014 सेक्शन नंबर 22 पेज नंबर 25। इसके बावजूद भी इस तरह का एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जाता है, और फिर न देने पे उसे पैसे देने पड़ते हैं। यस डॉक्टर ममता, मैं आपके पास आऊंगा। ये क्या मतलब इस बात कहना चाहूंगा, आपने एक्ट की बात सारी बता दी। एक्ट तो वो समझेगा ना जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी खुद की डिग्री फर्जी होगी उसको एक्ट के बारे में क्या पता होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बी फार्मा को क्यों थोपा जाएगा कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेगा। उसका राइट है, आइदर ही चूज क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, वो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेगा या हॉस्पिटल में लेगा, उसका अपना चॉइस है। नो वन कैन फोर्स टू डू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आफ्टर बी फार्म, कोई नहीं करेगा। ड्यूरिंग बी फार्म उसे हॉस्पिटल में जाना है, हर स्टेट में कहीं तो इस तरह की चीजें यदि ला कर और डिमांड किया जाता है कुछ पैसे का, तो ये तो टोटली अनइथिकल है। क्या डॉक्टर ममता मैम आप क्या बताइएगा, ये जो अंडर जो 678 में जो कोर्स रेगुलेशन 2014 है, पेज नंबर 25 सेक्शन 22, ये सारी चीजें बोल रहा है। नमस्कार सर, सबसे पहले थैंक यू इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक स्टूडेंट भी जुड़ा हुआ है कि जो कि पिछले 1.5 साल क्या लगा लो कि मतलब कि एमकॉम कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बीकॉम के बाद। तो वो अपनी जो है लाइव आके उसने एक प्रॉब्लम शेयर किया, तो मैंने कहा आप भी लाइव आके अपनी शेयर, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अगर हमारा विक्टिम हमारे सामने है तो आप उससे ही कुछ पूछ सकते हैं, और वो आपको पूरी डिटेल में बता सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मतलब कि स्टूडेंट के साथ ये जस्ट एक खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो दिया हुआ है दैट इज डिजायरेबल, दैट इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल आर डिजायरेबल, राइट। दूसरा चीज कि अगर उस बच्चे ने बी फार्म किया है तो आप उसको कैसे फोर्स कर सकते हो कि आपको इंडस्ट्री में ही जाना है। अगर उसका इंटरेस्ट हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल में जाएगा, इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री में जाएगा, और जिसमें वो जाना चाहेगा उसमें वो अपनी ट्रेनिंग करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी है तो क्या आपने सभी इंडस्ट्रीज को ये बोला है कि आपका इतना % जो है आपको बच्चों को ट्रेनिंग देनी है और प्लेसमेंट देनी है? तो ये जिम्मेवारी फिर किसकी होगी? अगर इंडस्ट्री की वो आपको चाहिए तो आप इंडस्ट्री को भी तो करोगे ना कि उस चीज के लिए कि स्टूडेंट के लिए आपको इतने % जो है ट्रेनिंग आपको देनी कंपलसरी है। तो क्या इंडस्ट्रीज को ऐसी कोई हिदायत दी गई है या इंडस्ट्री के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया है? तो उसका भी एक बताया जाए। और जब वो बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है तो वो दूसरी ट्रेनिंग वो कराता है, वो प्लेसमेंट के लिए दूसरी जगह क्यों जाए? क्यों नहीं वो इंडस्ट्री जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा है वहीं पे उसको प्लेस करती है? क्या उसको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं है?
ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स है, तो ये बिल्कुल यूजलेस चीज है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं है और आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग है व्हाटएवर, ये बिल्कुल इसका कोई बेस नहीं है। और उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि डिजायरेबल है। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि बच्चा जो है जाता है, तो हमसे भी, हमारे पास भी ये मुद्दा आया, तो कहते हैं स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रार से बात करिए, वो डिसाइड करेंगे। हु आर रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार कौन है? वो कौन होते हैं कि उसको डिसाइड करेंगे कि स्टेट काउंसिल में क्या होगा? उसके ऊपर एक हायर अथॉरिटी बैठी है, पीसीआई। पीसीआई जो है वो रूल रेगुलेशन बनाएगी और दैट हैव टू फॉलोड बाय ऑल द रजिस्ट्रार्स सिटिंग इन द फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो कहते हैं जी आप जो है महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से बात करिए, आप हरियाणा के से करिए, आप उत्तराखंड से करिए, आप झारखंड, क्यों भाई हम किसी रजिस्ट्रार से क्यों बात करें? मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें मैं एकेडमिक से जुड़ी हुई और मेरे सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और वो जो जो बातें मुझे बताते हैं, इवन कि मेरे कॉलेज का ही एक मुद्दा है सर, 2 महीने से मैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार को फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन पिक नहीं कर रहे हैं। मैं उनको 10 मेल कर चुकी हूँ, मेरी मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मुद्दा क्या है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो राजस्थान का है, उसके ऊपर उसके पोर्टल पे हमारे कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है, सिर्फ ये है। तो उससे क्या हो रहा है, वो बच्चे जो है ऑनलाइन, जहाँ जिन्होंने हमारे यहाँ से किया है, वो ऑनलाइन उस चीज को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो पूछते हैं मैडम आपका तो स्टेट फार्मेसी में दिखाई नहीं रहा है कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड भी है या नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया है। और जब उनसे बात की जाती है कि सर ये तो एक लॉजिकल सी बात है, हम कोई अलग चीज तो मांग नहीं रहे, पोर्टल पे हमारा नाम दिखाइए। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें भी दिक्कत पीसीआई की है। जो पीसीआई है उसने स्टेट को क्यों अथॉरिटी दे रखी है? जिसने पीसीआई को अप्रूव किया है, पीसीआई की लिस्ट में जो जो नाम है वो पीसीआई क्यों नहीं डाल देती है सारे स्टेट उसके ऊपर? सारों को जो पूरा एक लॉबी है, जो जो इन्होंने बांट रखा है ना, स्टेट बांट दिया, ये बांट दिया, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और जो सिंपल सी बात है सर, जो सर ने भी कहा, 2004 में जब हमने बी फार्मा की थी, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन का रेट 5,000 रुपए था। एज ए घूस कहो या एज ए करप्शन, वट एवर आप कहना चाहो, मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ। आज की डेट में 50,000 से लाख चला गया, तो महंगाई हो गई है, ठीक है, तो वो उनका बढ़ना तो जायज है। तो ये आज की डेट में ये प्रेजेंट सिनेरियो है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे पूरी धांधलेबाजी हो रही है, कोई बच्चों के फ्यूचर का किसी को कोई ध्यान नहीं है। अभी मैं मैडम एकेडमिक से ही हमारे आई विल मूव टू डॉक्टर सुनील सर जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है डॉक्टर सुनील सर जी? हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर सुनील सर जी से जुड़ूंगा कि सर इस तरह का यदि किसी तरह का कोई मैंडेटरी है। हेलो, यस आ रही आवाज, आ रही सर। हाँ हाँ सर, ये इस तरह का कोई मैंडेटरी है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? बी फार्मा है तो उसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि डिप्लोमा के लिए सिर्फ हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, बैचलर के लिए नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत सारे इश्यूज है ना, कॉलेजेस के साथ बच्चे पास आउट होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर रजिस्ट्रार की तरफ से इस तरह का डिमांड किया जाएगा तो वो रजिस्टर फार्मासिस्ट ही नहीं बनेगा। और रजिस्ट्रार को इस तरह का चीजें बात आ रही है तो इसका मतलब वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो आप सर एज एकेडमिशियन क्या बताइएगा सर आप? सर नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है सर, हम फार्मेसी वालों को फार्मेसी एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है कि हम किसी ऊपर काउंटर करें, काउंटर क्वेश्चन या काउंटर जवाब जो भी हम देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, जब तक हम आप एक्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हमारे जो बच्चे उनकी सबसे बड़ी विडंबना यही, वो पढ़ते नहीं है ना। एक्ट में सब लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज फार्मेसी एक्ट 1948 में जो पास हुआ है उसमें सब चीज लिखी हुई है, बहुत क्लियर लिखी हुई है ना। उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपको कोई ट्रेनिंग करके आना है तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये काउंसिल का वो है, क्या कहते हैं, काउंसिल की एक डिसीजन है कि पहले ट्रेनिंग कराइए, वो भी क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो उनका, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो, ट्रेनिंग पार्ट उसके करिकुलम में जुड़े, इसलिए काउंसिल का डिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बाध्यता जो है काउंसिल के थ्रू की गई है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आपको ट्रेनिंग करके आना तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मैं पूरे चैप्टर 3 में जो आपका रजिस्ट्रेशन है, चैप्टर 4 में जो आपका रजिस्टर है, ये सब पढ़ा हुआ है मैंने, तो उसमें हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसा देखा नहीं हमने। बल्कि इसको एक्ट को सुधारने की बहुत जरूरत है। मैं ये देख रहा था कि उसमें बहुत सारी चीजें जो अभी बहुत पुरानी, जो 1948 में जो लागू थी, भाई कोई दवाई बना रहा है
उसको भी लाइसेंस दे दीजिए, कोई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसको भी लाइसेंस दे दीजिए। वो सब अभी भी ऐड है, उसको भी हटाने की जरूरत है, क्योंकि इवन फार्मासिस्ट अभी हमारे उसमें कंट्री में आ चुके हैं। ठीक है, तो करिकुलम का एक पार्ट है, ट्रेनिंग जो है करिकुलम का पार्ट है। जैसे एमबीबीएस करता है 1 साल की ट्रेनिंग करता है। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है कि प्रैक्टिस करने से उसको आदमी को क्या है कि जो भी प्रैक्टिस करेगा उससे जो सीखेगा, तो वही चीज यहाँ पे भी है। हम इंडस्ट्री में जाकर के सीखना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में जाएंगे, हॉस्पिटल हमारा इंटरेस्ट है, मैं हॉस्पिटल जाएंगे। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हमें यही करना है ना। एग्जैक्टली। अब फार्मासिस्ट को अपना राइट है कि आइदर ही चूज राइट है, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, या हॉस्पिटल में जाना बिल्कुल चाहता है या बिल्कुल इंडस्ट्री में जाता है। नो वन कैन फोर्स की भैया नहीं यहाँ पे आपको करना है बी फार्मा तो इंडस्ट्रियल ही करना है। यदि इंडस्ट्रियल में वाकई में ऐसा कंपलसरी है तो उसकी जॉब भी निर्धारित करे, इंडस्ट्रीज को लेटर लिखे बिल्कुल भैया आपके यहाँ 60% बिल्कुल फार्मासिस्ट को बिल्कुल हायर करना पड़ेगा। बट वहां पे तो बीए बी बिल्कुल कॉम बिल्कुल काम करते हैं, वहां पे तो कोई जवाब नहीं आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बच्चे जाएंगे कहाँ पे? हम एक तरफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, देन बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स रखा है। देन आई विल मूव टू द तरुण गुप्ता, वो को इंडस्ट्री से लेकर हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि वो भी लगातार चीजों को देख रहे हैं। हाँ जी जी सर, तरुण जी जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी इन। सर, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, फार्मेसी एक्ट है हमारे पास, सब कुछ है। जिस पर्सन ने ब्राइब करी है उसको नहीं करनी चाहिए थी, उसको आरटीआई डालनी चाहिए थी। अगर अब ऐसा कुछ भी होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और वो जवाब नहीं दे रहे, आप आरटीआई डालिए, 10 रुपए लगते हैं, 2 क्वेश्चन लिखिए बस उसमें कि मैं ये हूँ, मेरे को ये चीज पता है। और अब आप इसके अंदर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंडेटरी लिखी है, तो क्या आप उसके चार्जेस ले रहे हैं? अगर वो जवाब देते हैं तो 30 डेज के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा, चैलेंज हो जाएगा उनके लिए। सर, गलत वो लिख नहीं सकते, अगर वो गलत लिखते हैं तो उनको पता नहीं है, सीधा कोर्ट में चैलेंज होगा। तो सर, ऐसे ही करके उनको धमकाया जा सकता है। अब जो गलत कर रहा है उसके लिए सीधा आरटीआई डालिए, और वो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट के लिए तरुण डालिए। सर अगर एक आपको समझ नहीं आता कि किसको डालनी है, तो आप सीधे एसडीएम ऑफिस में डालिए, खत्म कहानी। कुछ नहीं कर सकते अब वो। फिर उसके बाद जो गलत कर रहे हैं वो पता चल जाएगा कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। अब मैंने एक मीडियम देखा है आरटीआई डालने का, बहुत इजी मीडियम है, 30 दिन में जवाब देना पड़ेगा उनको। नहीं देते, 90 दिन का टाइम और है जवाब देने के लिए। और आइडियली तरुण ऐसा कहीं लिखा हुआ डिजायरेबल का मतलब है कि अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तरुण पेशेंट सेफ्टी के नाम पे तो कंप्रोमाइज हो रहा है, आप तो लगातार देखते रहते हैं। तो वो तो बहुत ही सर, हैक्टिक बिल्कुल प्रोसीजर हो हो रहा है जाता है सर। स्टूडेंट के लिए। ऑलरेडी उनके पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कौन सी जॉब की बात नहीं कर रही है, जो तरुण सर रजिस्ट्रेशन बेचारे का राइट है उसमें भी पैसे लिया जा रहा है क्या? जी सर, अच्छा, बिल्कुल सर। या या मैं बिमला जी से जो जुड़ूंगा, बिमला जी भी रोहित एम सर एक स्टूडेंट हैं। या प्लीज मैडम। हाँ जो गुड इवनिंग सर जस्ट जो एंड तरुण गुड सर कह इवनिंग रहे हैं, मैम। 1 मिनट से जो तरुण सर कह रहे हैं आरटीआई लगाने के लिए कि आरटीआई में लगाओ और उसका जवाब लो, ये जो बिमला स्टूडेंट है ये अपनी स्टोरी बताएंगे आरटीआई की। 1.5 महीना हो गया आरटीआई लगाए हुआ, आज तक जवाब नहीं आया इनका। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैडम। आप आरटीआई का अगर जवाब नहीं आया है ना, तो आप आगे, एप्लीट अथॉरिटी होता है, आप उनको कंप्लेंट करिए, इनकी जिम्मेदारी है जी। और अगर नहीं आया तो इनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मैं खुद कर चुका हूँ, 4 आरटीआई में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास हर चीज नहीं का हम जवाब तो आ रहा है। आरटीआई नहीं आया, डालते एप्लीट अथॉरिटी ने नहीं इनको फाइन लगाया हमें है। तो नहीं, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है कि सारी जिम्मेवारी हमारी ही बनती है। चलो फिर भी आप बिमला से कनेक्ट होइए रोहित सर, हम बाद हाँ जी में बिमला डिस्कस जी। करेंगे। हाँ बिमला जी फर्स्ट टाइम आई हैं इस स्पेस पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार ये एम फॉर्म स्टूडेंट हैं, मैं इनसे जानकारी लूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन के साथ आपने भी कुछ, आपने ऐसा कुछ फेस किया है समथिंग, तो आप अपनी बात हाँ रखिए। जी सर। देन आई अगेन आई मूव टू द डॉक्टर ममता मैम फॉर अदर कंसर्न्स। Good evening, sir and ma'am. I am myself Bimla. I am from Hanumangarh, Rajasthan. I completed B Form and M Form A plus graded दैट्स ग्रेट। University Maharishi Dayanand University रोहतक। सर, मैंने बी फॉर्म अपनी 2018 में पास की है। तो सर मैंने 18 में जब पास किया तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा में अप्लाई किया था। तो हरियाणा वालों ने मुझे ये बोले आप राजस्थान से हो तो राजस्थान में अप्लाई करें। तो सर मैंने राजस्थान में अप्लाई किया, मेरा अप्लाई प्रोसेस चलती रही। सर मेरी एम फॉर्म भी कंप्लीट हो गई है। मैंने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को मेल भी डाल लिया 20-25 बार, उनको फोन कॉल भी किया मैंने 35 के अकॉर्डिंग। सर वो 1.5 साल से वो प्रोसेस चल ही रही है। कभी वो कहते हैं आप है ना आपकी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, कभी कहते हैं हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं आया, कभी कहते हैं राजस्थान वालों ने हमें कुछ नहीं भेजा। मतलब दोनों तरफ से ऐसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है सर। कंटिन्यू 1.5 साल हो गया है सर।
इनका कोई रिजल्ट ही नहीं रहा, आंसर भी नहीं आया भी आपका कहाँ तक क्या प्रोसेस हो रही है। और उसके बाद सर मैंने अभी लास्ट मंथ 1.5 महीना हो गया सर, मैंने RTI भी लगा दिया, तो उसका भी कोई मतलब अभी तक जवाब नहीं आया है। मैंने सर अपनी सारी मतलब 10th 12th बी फार्मा एम फार्मा हरियाणा से की है, क्योंकि सर मेरी फैमिली पुअर से बिलोंग करती हूँ मैं राजस्थान में, तो मैंने अपने ननियाल में अपनी मतलब स्टडी की है। तो जब से कभी हरियाणा वाले ये कहते हैं आप राजस्थान में करो, राजस्थान वाले कहते हैं भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो अभी तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगे हुए हैं। तो सर ना तो मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ना मैं प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि PCI वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब अप्लाई करती हूँ तो वो अपना रजिस्ट्रेशन मांगते हैं PCI वाले, तो मतलब मैं कहीं भी जॉब करने के लिए लायक नहीं हूँ। तो सर मैंने A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी से की है। नहीं, ये राजस्थान, ये सारे स्टेट काउंसिल का ये इश्यूज है, और कहीं ना कहीं उसके वजह से स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और एक का जवाब भी आया है कि सर अब स्टूडेंट को एक निखिल जी का भी जवाब कमेंट्स आया है, सर अब स्टूडेंट कॉलेज करके कोर्ट के चक्कर काटे। बाकी सी बात है, इनको तो जॉब ही नहीं मिल रहा है, ना बी फार्म के पास जॉब है, ना एम फार्म के पास जॉब है। डिप्लोमा वाले बेचारे भी कर रहे हैं, उनको भी पता लगे कि दवाइयां डॉक्टर रखना चालू कर दिए हैं। रोहित सर, नेक्स्ट RTI में ये लिखिएगा कि डॉक्यूमेंट देने में मुझे कितना टाइम, वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है। आप नेक्स्ट RTI में ये लिखिएगा। ये भी लिख दिया सर, मैंने ये भी लिख दिया उसमें। अब आप एप्लीट अथॉरिटी को कंप्लेंट करिए प्लीज, एप्लीट अथॉरिटी पे कंप्लेंट करिए, उनके पास 90 डेज का टाइम होता है आपको जवाब देने का। और अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके ऊपर एक अथॉरिटी है, उनके बाद इनके लिए चैलेंज हो जाएगा मैम। आप प्लीज ये करके देखिए। सर तरुण सर देखिए, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि जब तक हमारी काउंसिल जो है, चाहे स्टेट फार्मेसी हो चाहे सेंट्रल का काउंसिल हो, जब तक पढ़े लिखे और समझदार और अनुभवी और अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अभी आप देखिए बहुत सारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल हैं, जो बहुत सारे स्टेट ऐसे फार्मेसी काउंसिल है जहां की कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, 2006 से मैं हूँ रजिस्टर्ड वहां पे, आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां आज तक काउंसिल ही नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पे है ना कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है नहीं वहां पे और समझदार आदमी है नहीं, तो फेस बच्चों को तो हमारी जो कम्युनिटी है उसको फेस करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। वहाँ हम लोग जैसे आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग जब अंदर होंगे तब चीजें सुधरेंगी। जॉब्स की तो बात ही नहीं हो रहा है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता सर। उत्तर प्रदेश का सर एक सिनेरियो है, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की बात, लॉबी इतनी स्ट्रांग बना रखी है, पढ़ा लिखा आदमी पहुंचेगा कैसे? ये भी आपका कुछ, हाँ, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले डिबेट किया था, इसको डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं करते? डिजिटल करें इसको। बिल्कुल करें मैडम। 2006 से आज तक मैंने कभी वोट नहीं डाला 2006 से आज तक वोटिंग नहीं करी हमने काउंसिल की। अब आप बताएं, काउंसिल है ही नहीं ना, फिर सब चीजें गड़बड़ है। सर जी, आप, मेरा सवाल ये भी है कि लोग तो डिग्री डिप्लोमा हर तमाम सारे ऐसे चीजें फेस कर रहे हैं, जॉब्स पे कोई बात नहीं कर रहा है। हमने लास्ट टाइम डिबेट किया था, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट पे कोई बात नहीं कर रहा है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर की कोई बात नहीं कर रहा है, फार्माकोविजिलेंस सेंटर की बात की कोई बात नहीं कर रहा है। ऊपर से क्या हुआ, शेड्यूल के हाथ से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, मेडिकल डिवाइस। सर एक बात, एक मिनट मैडम, मैं मेडिकल डिवाइस के लिए जब तक ये डिजिटल कि भैया फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी देशों में मेट्रो विजिलेंस गाइडलाइंस लाया जा रहा है, जब तक रूल्स रेगुलेशन नया नहीं आएगा तब तक जॉब नहीं आएगी। काउंसिल का काम केवल कॉलेज खुलवाना, कॉलेज खुलवा करके उसके इंस्पेक्शन करना, केवल इतना ही काम चल रहा है सर। सॉरी आपको मैंने रोका, जस्ट डॉक्टर ममता प्लीज। हाँ डॉक्टर ममता जी प्लीज। हेलो, आई थिंक आवाज उनको नहीं सुनी। तो जॉब्स को लेके हमें तो बात करनी है ना, आखिर एम फार्म करके करेगा क्या? एकेडमिक्स की इतनी बुरी हालत हो गई है, वहां पे इतना सैलरी है ना, तो जॉब स्टेबिलिटी है, तो हम कर क्या रहे हैं? हर जगह रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर केमिस्ट ओपन कर रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं। जब जॉब की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, हाँ जी, नहीं, जॉब की हालत का रीजन सर जॉब की कमी नहीं है, एक्चुअली में इनकी जो काउंसिल है उसको काम करने में कमी है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर BSc और MSc लोगों को हायर किया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है।
जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आप इनको प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? क्यों हमारे बी फार्मा एम फार्मा बच्चे वहां क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो आप इनके ऊपर क्यों नहीं लगाम लगाते हो? इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, तो सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर बी फार्म एम फार्म के बच्चे को ले दिया जाए तो जॉब की कमी कहाँ है? कोई जॉब की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, किसी को अपनी किसी को परवाह ही नहीं है। मैडम इस तरह का रूल्स बनाया जा रहा है, मैं लगातार ये बोल रहा हूँ, शेड्यूल के हाथ से चला गया, फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। मेडिकल डिवाइस का जो बात था उसमें लिखा गया है कि भैया 12वीं पास बेच सकता है क्या तरुण, और बाकी देशों में मेट्रो बिजनेस गाइडलाइन है, तरुण तो इंडस्ट्री से है। यदि मेट्रो बिजनेस गाइडलाइन आता है तो हजारों लाखों जॉब आएंगी। कई सारे मेडिकल डिवाइस फेक आ रहा है इंडिया में, क्या तरुण इस पे क्या बोलिएगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है, हम अपने हाथ से गवा रहे हैं चीजों को। सर बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए है अपॉर्चुनिटीज, बट प्रॉब्लम यही है कि कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा उस चीज के लिए, ठीक है। प्लस मतलब जो मैंने स्टूडेंट्स देखे कि हाँ मतलब उनका यही अप्रोच रहता है कि चलो हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगर वही ये लोग ऐसा सोचेंगे ना कि काम चल जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। कि मतलब कोई लगवा के दे देगा जॉब, वो सॉल्यूशन नहीं है किसी के लिए भी। राइट। तो स्टूडेंट्स को भी खुद से इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। महाराष्ट्र से हमारे डॉक्टर राम प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर राम प्रसाद जी, हाँ डॉक्टर राम प्रसाद जी, ये आज का टॉपिक हमारा यही था, रजिस्ट्रेशन को लेके था। क्या महाराष्ट्र में किस तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है? क्या वहां पे भी कंपलसरी कर दिया है क्या कि बी फार्म को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा? या फॉर्म डी को भी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, या सॉरी इंडस्ट्री में भेज रहे हैं? क्या प्रोसीजर है? या वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या अपना रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए हैं? क्योंकि कोई कंसर्न पर्सन से पता चला कि उनका भी अपना रूल्स है, वो अपना सेटअप बना रखे हैं। तो सर मैं इसके ऊपर डिटेल में बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है महाराष्ट्र में बी फार्म या फार्म डी के लिए, तो बी फार्म का जो चल रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ये क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो इंडस्ट्रियल का ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट को खुद को करने के लिए बोला है। ये अगर इनको कंपलसरी करना है तो फिर इसके लिए उन्होंने कॉलेज को ही कंपल्सन रखना चाहिए एकेडमिक्स में ही। और दूसरी बात रही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों चाहिए? आप फार्मेसी को हमेशा कहते हो कि ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप हर जगह पे इंडस्ट्रियल क्यों कंपलसरी कर रहे हो? तो एक इंजीनियर या फिर कोई प्रोड्यूसर थोड़ी ना है फार्मासिस्ट। हर जगह पेशेंट सेफ्टी, आपने जो पिछले टाइम पे पेशेंट सेफ्टी को लेकर आवाज उठाई थी, उस टाइम पे सब बोल रहे थे कि हम फार्मासिस्ट है, हम पेशेंट सेफ्टी के लिए काम करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। बट जो पीसीआई रखता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए कंपल्शन जो रहता है, उसका जो ट्रेनिंग लेना है उन्हें, तो वो इंडस्ट्रियल का है। और बहुत से लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत से कॉन्टेक्ट्स में जो फ्रेंड्स है, उनको भी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे कुछ पैसे देकर आराम से मिल जाता है। अगर ये अच्छे से चेक किया जाएगा तो मिनिमम 60% 60 नहीं 90% लोगों का ट्रेनिंग जो हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये फेक निकलेगा। तो जो कुछ करना है, अगर सर फेक तो कॉलेजेस भी है, क्या करिएगा? तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली। फेक तो हमारे कॉलेजेस भी है, खटाल चरवाहा कॉलेज ऑफ फार्मेसी से भी फार्मासिस्ट पास आउट अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो आसानी से हो भी जाता है उनको। हमारे चाचा लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं 60 साल के, तो उनका भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन। बेचारे ट्रेनिंग भी कर लेते हैं जाके 750 घंटा, और रजिस्ट्रेशन भी हुआ है 65 साल की उम्र में। तो उनकी तो बात अलग है ना। पीसीआई तो उनको परेशान करती है जो क्वालिफाइड लोग है। यदि पीसीआई को इतना कंसर्न होगा 65 साल के बुढ़ापा में फार्मासिस्ट बनवा दे रहे हैं, अब बताइए आरटीआई में, आसाम के आरटीआई में खुलासा क्या हुआ कि भाई कितने 55 और 60 साल वाले फार्मेसी कर रहे हैं। भाई इनकी क्या ऐसी नौबत आ गई है, हमारे 25 साल वाले। मैंने क्वेश्चन किया था इसी को लेकर सर कि आप 60 साल के लोगों को फार्मेसी पढ़ने का और उनको रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, तो ये गलत है या सही है? तो उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है उसमें लिखा है कि हर कोई उम्र का इंसान पढ़ाई कर सकता है। तो उन्होंने जो रखा था पॉइंट, वो लॉफुली जो है इंडियन का लॉ जो है उसके तहत वो राइट है।
बट मैंने उनको ये पूछा था कि उनको एजुकेशन लेना है तो उसमें सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आप उन लोगों को लाइसेंस दे रहे हो, तो ये किस चीज पे निर्भर करता है, या फिर ये राइट है या सही, गलत है या सही है? तो वो भी उसके ऊपर बात कर रहे थे। नहीं नहीं, वो फिर उनका हर टाइम का वही उनका जवाब आ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो रेगुलर चल रहा है तो हम इसमें बदलाव करेंगे, कोई इसके लिए डिमांड नहीं कर रहा था, आपने रखा है तो बदल कर देंगे। बट फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा चल रहा है हमारा डिस्कशन में, इसको देखने के बाद लगता है, हाँ, अभी जो फिलहाल रजिस्ट्रेशन का जो पॉइंट चल रहा है हमारा, तो इसमें जो कंपल्शन रखा है कि ट्रेनिंग का, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो कोई भी इजीली ले सकता है, बट ये मुझे लगता है कि एक बाय चॉइस होना चाहिए। आपको अगर हेल्थ सेक्टर में जाना है तो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्रियल होना चाहिए। बट ये कंपल्शन तो चलता ही जा रहा है, फिर इसके लिए पैसा देना है, इसमें फिर यही आ जाता है फिर भ्रष्टाचार। प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर राम प्रसाद जी, भगवान सर का ही मैसेज आ रहा है, प्लीज डिस्कस द चैलेंजेस। अब इस तरह का यदि इश्यूज आ रहा है, लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इश्यूज आ रहा है, डॉक्टर ममता मैम भी है, डॉक्टर सुनील सर भी जुड़े हुए हैं, यदि ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है रजिस्ट्रेशन को लेके, इस तरह का डिमांड किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या सेंट्रलाइज पोर्टल सिस्टम बनाना चाहिए, या तो जो रजिस्ट्रार हैं अवेयर नहीं है लॉज का जो पीसीआई के द्वारा बनाया गया है, उनको एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि इस तरह का जो मिसमैच है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, वो फुलफिल हो सके। बिकॉज सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी बिमला जैसी हैं जिसे 2.5 साल से वो स्ट्रगल कर रही है, बैचलर भी कर लिया उन्होंने, मास्टर्स भी कर लिया, अब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं बना। ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं, अब फिर जाते हैं तो 50,000, कोई 60-60 हजार रुपए का डिमांड कर देता है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे मैसेज मेरे पास आता है, और ऐसा हुआ भी है। झारखंड में, बिहार में रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है, हरियाणा में केस अलग लड़ा चल रहा है, दिल्ली की हालत बताई है, रजिस्ट्रार का फेक सर्टिफिकेट सामने आ रहा है, विकास भी बोल के गए। अब हमारे झारखंड को तो अलग ही है, उन्होंने तो बोल दिया भैया बी फार्मा हो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, डिप्लोमा हो तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग, वो तो अलग ही हिसाब लगा रहे हैं। अब पैसा देने के बाद सारा मामला खत्म हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है भैया, वो भी एक सोल्यूशन है। उनकी तरफ से चैलेंजेस सोल्यूशन भी है रजिस्ट्रार की तरफ से। तो उन्होंने हमें एक बात करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार की कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी रजिस्ट्रार की कॉम्पिटेंसी चेक करनी चाहिए हमें अब। तरुण सर, एग्जैक्टली मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐड करनी चाहिए, उसे पता ही नहीं है, उनके पास है। यहाँ पे सबको सब पता है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सब एक्सपीरियंस्ड है, सबको सब लॉज पता है। पॉइंट इज दिस कि उस बच्चे को कहाँ फंसाया जाए, पैसे लिए जाए, दैट्स इज द पॉइंट, और ये पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब वो बच्चा जब इंडस्ट्रियल, अगर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, अब वो 10 हजार रुपए दे देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो बन गई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 10 हजार रुपए में हो गया वो मामला सेट। ठीक है, तो वो सिर्फ, अब दिल्ली में जैसे उन्होंने कहा कि करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ 20 साल बाद, ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो वो ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट 20 साल के बाद मांग रहे हैं, जब आप रिन्यू करवाने जा रहे हैं, तो 20 साल के बाद आपको कौन करेक्टर? दिल्ली के रजिस्ट्रार जी को तो अलग ही केस चल रहा है, उनका तो डिग्री फेक निकल रहा है, अभी तो अभी बोल के गए ना, उनके कई सारे आरटीआई खुलासा हुआ है, उनकी तो बात ही ना करे। हरियाणा की हालत खराब है। अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, और या फिर हरियाणा की बात करते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन चल रहा है। पता है किस चीज का? कि 10th जो है, 12th जो बच्चा बाहर से करके आया है, उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, कुछ पिछले 3-4 साल पुराने, उस टाइम कहाँ सो रहे थे जब वो बच्चा, जब वो करके आया था, जब उसने अप्लाई किया था, कहाँ सो रहे थे आप? 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को चेक करने जा रहे हैं बैक पे। आपके सामने वो बिमलाई बैठी हुई है, एमडी यूनिवर्सिटी की A ग्रेड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला बच्चा आज 2.5 साल बाद भी उस चीज को सफर कर रहा है। दैट इज शेम ऑन द पीसीआई एंड दैट इज द शेम ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, तो इसका मतलब ये है कि इन सबको डिसॉल्व करके एक होना चाहिए और एक पोर्टल सिस्टम होना चाहिए। ये इस तरीके से इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, मैं सिंपल बोलूंगी सर, ये इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, जिसको इन्होंने बकरा बना रखा है हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, और वो मजबूर है बच्चे, वो क्या करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर नहीं मिला, तो 2 साल जो उन्होंने कोर्स किया है वो तो 0 है, 4 साल जो पैसे लगाए हैं वो 0 है, राइट। तो अब वो बच्चा मजबूरी में क्या करेगा भाई, 50,000 ले ले, 50,000 ले ले, 1 लाख ले ले कि मुझे रजिस्ट्रेशन दे दे, तो बस ठीक है। फिर जैसे आपके सामने केस आया था सर, 10,000 रुपए देके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग,
बन गया हो गया रजिस्ट्रेशन। मैडम वो तो बात वो हो बीमार गई जैसे है। बच्चे हैं जो पुअर फैमिली से बेचारे, जिनके लिए 10,000 रुपया निकालना मुश्किल है, वो 2.5 साल से सफर कर रहे हैं। अगर उसके पास भी पैसे होते तो वो भी दे देती और वो भी करवा लेती रजिस्ट्रेशन। नहीं, ये तो सारी बातें हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हमारे लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये है सर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स को डिसॉल्व किया जाए, राइट, या फिर सिस्टम होनी या चाहिए। फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर, सर एक मिनट सॉल्यूशन बता रही हूँ ना मैं, या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जो भी मेंबर्स बनते हैं वो हर फील्ड के एजुकेटेड मेंबर्स होने चाहिए। डिप्लोमा होल्डर जो है वो डिप्लोमा होल्डर जो है काउंसिल्स को चला रहे हैं, उसके अंदर एम फॉर्म, बी फॉर्म, पीएचडी होल्डर्स अभी हैं। पहले जमाने में नहीं हुआ करते तो हम मान लेते थे कि वो कर रहे हैं, लेकिन आज तो एजुकेटेड है ना। ये भगवान पीएस सर हमारे इतने एजुकेटेड और इतने, उनको क्यों नहीं लेके जाते? मतलब कि जो स्पेशलाइजेशन पर्सन है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जो दे सकते हैं उनको एडवाइस, उनको क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एडवाइस लेना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो पुराना सिस्टम चल रहा है, बॉलेट पेपर साइन कराओ सर। अब दूसरी बात की जो एजुकेटेड पर्सन है वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाता, इसका भी रीजन है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो पेपर लेके, बॉलेट पेपर लेके सबके घर जाएगा, पहले लेके आएगा, फिर उनसे साइन करवाएगा, फिर उसको जाके जमा कराएगा। क्योंकि इतना टाइम तो सर हमारे पास है नहीं। आप किसी की भी जो जॉब पर्सन है वो उसके पास नहीं है, वो उनके पास है जो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस चल रहा है, साइड में वो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए जो ये सिस्टम है, जब तक इसको डिजिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा, डिजिटल नहीं किया जाएगा, तब तक इस काउंसिल का कोई सुधार नहीं हो सकता। ना तो स्टेट का हो सकता है, ना पीसीआई का हो सकता है। मैम इसी के ऊपर मैं एक कमेंट रखना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी ऑनलाइन हो चुका है, जहाँ पे एमएसपीसी के पोर्टल पे जाकर आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के वो एमएसपीसी की वेबसाइट पे आप अपलोड करोगे। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जिस कॉलेज से पढ़े हो उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाएंगे बाय ऑनलाइन उनके लॉगिन आईडी पे। फिर वहां पे कॉलेज वाले जो प्रिंसिपल है या फिर कोई अपॉइंटेड एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर है वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसमें क्या कम है क्या ज्यादा है, कॉलेज के पास सब डिटेल्स होती है स्टूडेंट्स की। फिर वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो एमएसपीसी के पास जाता है, फिर वहां पे एमएसपीसी उसको मॉनिटर करती है और फिर वो मॉनिटरिंग होने के बाद तुरंत बाद ही आपको मैसेज मिल जाता है आपके, अगर अप्रूव्ड हो जाता है या फिर कुछ उसमें इश्यू हो, कुछ कम हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स की इनसफिशियंसी हो, तो उसमें वो आपको मैसेज सेंड कर देते हैं। तो वो मैसेज सेंड तुरंत होने के बाद आपको समझ में आता है। नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। ऑनलाइन जो आप कह रहे हैं ना कि वहां से वेरिफिकेशन के लिए मेल जाती है और वो यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करेगी या कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा। जब जो काउंसिल है वो वेरिफिकेशन के लिए भेज ही नहीं रही है तो वो कहाँ से वेरिफिकेशन करेगा उसकी? राजस्थान भी तो ऑनलाइन है, हरियाणा भी तो ऑनलाइन है। ये चैलेंजेस है, उसके बावजूद भी आप महाराष्ट्र की बात नहीं है सर, राजस्थान ऑनलाइन है। इस बच्ची ने, बिमला ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से वेरिफिकेशन के, राजस्थान वेरिफिकेशन के से डॉक्यूमेंट ही नहीं गए हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, तो वेरिफिकेशन क्या करेगी यूनिवर्सिटी? यस, ये तो फिर ये स्टक, ये डॉक्यूमेंट ये आप जो प्रोसीजर बताया वो तो सिर्फ नाम का है, एक्चुअल में कुछ और प्रोसेस है। बट मेरा ये सेंट्रलाइज पोर्टल सिस्टम होना चाहिए, बच्चे स्ट्रगल ना करे, क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, उनको पैसे डिमांड किया जा रहा है, कहाँ से देंगे? नौकरी तो है ही नहीं, जॉब्स नहीं है लोगों को, बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, लोन पे लेकर पढ़ाई किया हुआ है। ना तो हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, लगातार ऐसी बातें करते आ रहे हैं। और काउंसिल्स में 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो केमिस्ट लेवल के अलावा ऊपर सोच ही नहीं सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस वही है। ना क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, ना तो कैटरशिप की बात कर रहे हैं, ना तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, ना तो फार्माकोविजिलेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनका मेडिकल डिवाइस भी चला गया, उस पर एक लेटर तक जारी नहीं किया जाता है। तो आप सोच लीजिए क्या मानसिकता है, यानी उस लेवल का थॉट ही नहीं है, बस पूरा दिन यही करना है हमें, और रजिस्ट्रार की तरफ से यही है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज पोर्टल सिस्टम बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को स्ट्रगल ना करना पड़े, जो भी हो एक सेंट्रलाइज काउंसिल की तरफ से मॉनिटर हो, और इस तरह का स्टेट काउंसिल पे ना हो। यदि उन्होंने रजिस्ट्रार को रखा है तो उनको एक रिट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करे, उनको एजुकेट करे, रूल्स रेगुलेशंस क्या है उनको अपडेट करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा है।
तो इसमें हमें स्टूडेंट्स को स्ट्रगल हो रहा है। अभी बिमला जैसी जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-2, 3-3 साल से बैठी हैं, ऐसे कई सारे बिमला हैं, नॉट ओनली बिमला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैडम जो लगातार सर नीचे वो जा रहे हैं, बच्चा लेकिन बिना क्वालिफाइड हैं। रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर बिना सुनील सर रजिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उसकी स्टडी का क्या फायदा हुआ? कैरियर वो खत्म हो प्राइवेट गई। सेक्टर में नहीं जा पा रहे। कई सारे मतलब प्राइवेट कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर डिमांडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो डॉक्टर सुनील जी because PCI is demanding for the registration of assistant professor, तो हम उसको रख लेंगे तो कहेंगे जी इसका रजिस्ट्रेशन लेके आओ। डॉक्टर सुनील सर से मैं हम कहूंगा एग्जैक्टली सर, ये क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इस तरह का जो तमाम सारी ऐसी चीजें आ रही है सामने, स्टूडेंट को पास आउट होने के बाद स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या तो कहीं पैसे देने पड़ रहे हैं, या तमाम सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के डिमांड कर दिया जा रहा है। तो हाउ टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स एक्चुअली, कैसे इसे क्या सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो है, सॉल्यूशन क्या है, अभी क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम तो सर सब जगह है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है हम सबको मिल के करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि जो हमारे रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये एक मायने रखता है। 90% डिप्लोमा और बाकी तो फार्मेसी ही नहीं है। बाकी तो फार्मेसी है नहीं सर। तो उनका जो क्वालिफिकेशन है, उनका जो समझ का लेवल है, वो उतना क्वालिफाइड है नहीं और उतने आगे है नहीं, तो वो वहीं के वहीं बैठे हुए। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा डाटा बेस है, फार्मासिस्ट का जो डाटा बेस है, फार्मेसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो कर क्या रहा है, वो डाटा बेस ही नहीं है ना। हर स्टेट का फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, फला आदमी फला रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन उसका एक ऑनलाइन पोर्टल बना दे कि फला रजिस्ट्रेशन कर क्या रहा है, किस जॉब को कर रहा है और क्या काम कर रहा है, तो उनके पास एक डाटाबेस बनेगा कौन आदमी क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो उसकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री, डिप्लोमा, एम फार्मा, ठीक है। तो डिग्री, डिप्लोमा और एम फार्मा तीनों बराबर है, तीनों फार्मासिस्ट हैं, है ना। कोई कैडर नहीं है। डिप्लोमा 2 साल में 5-5 10 सब्जेक्ट पढ़ता है, 12 सब्जेक्ट पढ़ता है, पतली पतली किताबें, महीने भर का सिलेबस होता है, वो पढ़ करके डिप्लोमा भी फार्मासिस्ट है। डिग्री 8 सेमेस्टर पढ़ने के बाद वो भी पढ़ने के बाद वो भी फार्मासिस्ट है। एम फार्मा जो है मास्टर डिग्री करने के बाद वो भी फार्मासिस्ट है। इवन दो पीएचडी होने के बाद भी जो एक रिसर्चर है वो भी एक सिंपल कोई कैडर है नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से कैडर भी बनना चाहिए, कैडर के हिसाब से और काम करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि जैसे जहाँ पे आपकी जो मेंबर्स है, जैसे कोई भी स्टेट फार्मेसी का जो गठन होता है उसमें डिफाइन है कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर कहाँ कहाँ से होने चाहिए। तो वो जो एक्ट है उसमें बदलाव करके उसमें जो आपके एजुकेटेड हैं, भाई डिप्लोमा की कैडर कम करिए, डिग्री का कैडर बढ़ाइए और क्वालिफाइड जो एम फार्मा उनके कैडर बढ़ाइए, फिर पीएचडी के जो कैडर बढ़ाइए, अनुभवी आदमियों को लेके आइए। उसमें भी ऐसा नहीं हो कि वनली उसमें ऐसा लिखा रहता है कि इट इज फॉर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए बस। अरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो डिप्लोमा वाला भी है। ये भी आवाज उठाया उतना होशियार तो होना चाहिए कि भाई उस चीज पे डिसीजन ले ले। आप कहते हो कि प्रिंसिपल कॉलेज का 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्यों कहते हैं आप फ्रेशर को क्यों नहीं प्रिंसिपल बना देते? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आदमी को भी तो लेके आइए काउंसिल में, उसके लिए बनाना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन बनाइए, काम करिए, तब आपकी काउंसिल जो है सुधरेगी, नया आदमी जाएगा और नया आदमी बिना अनुभव का आदमी काम करेगा, तो ऐसे ही काम चलता रहेगा, कभी नहीं सुधरने वाला हमारा देश। डॉक्टर सुनील सर जी, ये भी तो एक कंसर्न है कि जितने भी हमारे काउंसिल्स में लोग पहुंच के जाते हैं, इलेक्टेड होके जाते हैं, 60-70% डिप्लोमा है। ऐसा नहीं कि उनको भी होना चाहिए, हर एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को वहां पहुंचना चाहिए। हर क्वालिफाइड भाई डिप्लोमा भी है, देखिए क्या है सर, भी पहुंचे, डिप्लोमा भी पहुंचे, हर वर्ग के लोग पहुंचे, ताकि अपनी बात रख सबको बिल्कुल उनके पास उतनी स्किल नहीं बात कर सकते वो। नहीं, देखिए क्या है कि डिप्लोमा की बात, डिप्लोमा देखिए जो कैडर है, मैं कैडर की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि हर कैडर का हर एक फिक्स होना चाहिए कि भाई इतने आदमी डिप्लोमा, इतने डिग्री वाले और इतने हायर क्वालिफिकेशन वाले और इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी। बिना एक्सपीरियंस के आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे होनी चाहिए और बदलाव करना चाहिए। और बाकी देखिए क्या है कि काउंसिल, स्टेट काउंसिल में क्या होता है क्या नहीं होता है सबको पता है, सब चीजें सब बेहतर जानते हैं। जो बच्चा है, जो टीचर है, सब उनका कमेंट्स आया है, डू यू नीड स्टेट काउंसिल्स ओनली फॉर द रजिस्ट्रेशन? इंस्पेक्शन इज यूजलेस, you should have the central portal for the registration and close all the state councils.
क्या बिल्कुल सर, इन्होंने बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। भाई यूज क्या है वहां पे, स्टेट काउंसिल कर क्या रही केवल रजिस्ट्रेशन के अलावा? एक ऑफिस में 10 स्टाफ, 4 प्यून, एक रजिस्ट्रार, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैठ करके इतनी सैलरी गवर्नमेंट की लेकर के उनका काम क्या है वहां पे? उसमें भी आपके जो कलेक्शन मेंबर सेंटर है हैं वो, दैट इज अ कलेक्शन सर सेंटर, वो काम भी सही इन द नेम ऑफ द वो काम भी सही से रजिस्ट्रेशन। नहीं कर पा रहे हैं। भाई एक रजिस्टर बनाना है, जो चैप्टर 4 एक्ट में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 5 में कि रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर बनाने का ही काम कर रहे हैं, बस हो गया। रजिस्टर तो कोई भी बना लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए, काम बनता रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल खोल दीजिए सर, ऑनलाइन पोर्टल खुलवा दीजिए, ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करिए, वहां से आप एक स्टाफ ऑफिस बना दीजिए दिल्ली में, वहां बैठा करके जो जितने काउंसिल है उसमें एक एक दो आदमी उठा करके वहां रख दीजिए। मौजूदा हालत फार्मेसी का ऐसा हो गया है कि रोड बिल्कुल पे करेक्ट कह रहे हैं आप, मौजूदा हालत, हाँ एक मिनट बिल्कुल तरुण, करेक्ट। मौजूदा हालत ऐसा हो गया है कि रोड पे दवाइयां बिक रहा है, खटाल में फार्मेसी कॉलेज चल रहा सर है, देखिए, रजिस्ट्रार नॉन फार्मा में भारत पूछ रहा का है, क्या हालत होगा? कोविड काल में देखा ही रहे सर कि जो भारत की जो वैक्सीनेशन हो गया, दवाई को एक्सपोर्ट हो गया, उसके ऊपर ऊपर तो बहुत नाम है, लेकिन बेसिक में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो फार्मासिस्ट की जो हालत है, वास्तव में जो हालत है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। जो फार्मासिस्ट आज जो परेशान है, जो देखिए क्या है, बहुत बहुत प्रैक्टिकली बात है सर। आज जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, एम फार्मा करने के बाद मेरे पास कोई वो नहीं था, कहाँ जाए? इंडस्ट्री वाले कहते थे आप एम फार्मा हो गए हो, आप एम फार्मा हो गए, आप ज्यादा सैलरी मांगोगे, हम आपको नहीं रख पाएंगे, ठीक है। इतना स्ट्रगल किया, इंडस्ट्री में नहीं जा पाए। एक बचा कुचा मन मिला टीचिंग, ठीक है ना, टीचिंग को पकड़ लिया, वही सैलरी। अब टीचिंग में आप जानते ही हैं क्या स्थिति होती है आदमी की, ठीक है। जो टीचर है वो बेहतर जानते हैं ठीक है। तो और जॉब अपॉर्चुनिटी में भाई इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं मार्केट में, ठीक है। हम तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन आज के जो नए लड़के उनके पास भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। मतलब कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। भाई अगर काउंसिल स्टेट काउंसिल है तो वो जॉब डाटा बनाए ना कि भाई हम स्टेट में क्या जॉब करा सकते हैं। स्टेट के हमारे अंदर जो हमारा स्टेट है उसमें हम कहाँ कहाँ फार्मा पार्क डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पे हम इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, कौन से एरिया में हम इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं, हम अपने स्टेट के फार्मेसी के स्टूडेंट को हम कहाँ कहाँ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जगह नहीं निकलती है सर। तो डॉक्टर सुनील हॉस्पिटल में जी ये बताइए आप ना, वहाँ पे मेडिकल डिवाइस का मेट्रो विजिलेंस का गाइडलाइन लाया जा सकता है? कॉस्मेटिक्स कंपनी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कॉस्मेटो विजिलेंस लाया जा सकता है? लगातार बिल्कुल लाया जा जैसी प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसमें फार्मासिस्ट का इंटरफेयर होना चाहिए था, कॉस्मेटो विजिलेंस आना चाहिए था, मेट्रो विजिलेंस आना चाहिए था। तो यहाँ पे डिवाइस का लिख देते हैं, फार्मेसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो फाइट नहीं करे बिकॉज इस लेवल के लोग नहीं पहुंचे वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। विजिलेंस तब आएगा ना सर जब विजिलेंस क्या चीज होती है पता होगा, तभी तो विजिलेंस लाएंगे। उत्तर प्रदेश में सर, उत्तर प्रदेश में सर, एक बात काटूंगा सर, उत्तर प्रदेश सर, एक बात मैं काटूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में क्या है सर कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डिप्लोमा, ठीक है ना, डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए। उसका अगर रजिस्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट में ऑटोमेटिक जब भी फार्मासिस्ट की जगह आती है उसको ऑटोमेटिक नौकरी मिल जाती है। वो डिग्री के लिए नहीं है सर, ये सुनते रहिएगा, डिप्लोमा के लिए है वो, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो नियम है, वहां पे फार्मासिस्ट तभी बन सकते हैं आप गवर्नमेंट जब आप डिप्लोमा होंगे, ठीक है। अगर कोई डिग्री वाला कहता है कि हम डिग्री हैं तो बोलेंगे आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप डिप्लोमा नहीं है, ठीक है। वहां पे भी दूसरी चीज क्या है कि आपका सिस्टम जो है ऑटो, मतलब अपने से वहां पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है तो आपकी अपने आप वहां पे नौकरी लग जाएगी। लेकिन मैंने तो आज 2011-12 से देख रहा हूँ किसी की नौकरी नहीं लगी वहां पे भी, ना फार्मासिस्ट की जगह निकलती है। तो भाई देखिए क्या है, सबको एक हो करके आवाज उठानी पड़ेगी, है ना। एक दो लोग के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को भी जागना पड़ेगा, बच्चों को भी अपने कैरियर जो है ऑप्शन जो है वो खुद ढूंढने पड़ेंगे और उसके लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। तरुण प्लीज, कुछ बोल रहे थे तरुण गुप्ता जी, हाँ प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि सर इंडस्ट्री बहुत डेवलपिंग है, तो इंडस्ट्री तो सब कुछ कर ही रही है। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं वो तुरंत अडॉप्ट करती है। तो अभी हमारे पास एक सिचुएशन है जिसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो इसके लिए क्वेश्चन करना। आपको नहीं समझ आता आप उनसे क्वेश्चन करिए। जैसे मैंने देखा था रिसेंट पोस्ट में, आपने दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से भी काफी लोगों ने क्वेश्चनिंग करी थी कि इनकी डिग्री क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो वो चीज बहुत अच्छी दिखी मुझे कि हाँ, लोग बदलाव चाहते हैं। तो ये ऐसे ही आएगा, आप परेशान करेंगे वो परेशान होंगे, उनको एक सॉल्यूशन देना पड़ेगा।
अगर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट का एग्जाम होना चाहिए कि उनको वो एलिजिबल है कि डिग्री के लिए, नहीं, इनकी कॉम्पिटेंसी का भी एग्जाम होना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि कोई कुछ करने ही नहीं वाला, तो अगर इनको नहीं करना तो करवाओ। तो अब करवाना कैसे, इनका कॉम्पिटेंसी के एग्जाम के लिए आप सिचुएशन रेज करो कि भाई आप नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये सॉल्यूशन चाहिए, आप हमें निकाल के दें। मैडम, मैं आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने बी फार्मा करी है बिमला मैडम, मैंने भी वहीं से ही करी है। तो मेरी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है वहां पे। आई टोटली गेट योर पॉइंट कि वो बहुत परेशान कर रहे हैं। अब हमें परेशान नहीं होना, उनको परेशान करना है। तो यही सिचुएशन है कि अब नहीं सुधरेंगे तो हमें खुद ही से करना पड़ेगा। और बहुत बुरा हाल है कि इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मतलब जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चीज है, क्या गाइडलाइंस है। तो उनको भी थोड़ा नॉलेज देनी पड़ेगी। इवन मतलब कुछ लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको बोल दो कि आप ये वाला प्रोजेक्ट करके लाओ, तो पढ़ेंगे, उनको समझ आएगा कि हाँ भाई ये चीज हो रही है। और ऐसे ही डिमांड सप्लाई बढ़ेगी। जैसे अगर हम उनको बहुत सारी चीजें देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, तो उसको वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो डिमांड आ रहा है, सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो यही एक मुझे अप्रोच दिखती है करने के लिए। इवन अगर आप मानेंगे नहीं तो मतलब अगर कुछ भी इंडस्ट्री देखती है या कुछ लॉन्च करती है, प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो फार्माकोविजिलेंस अकेली चीज नहीं है, वो फीडबैक देखती है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज है। सोशल मीडिया का वो हर चीज देखती है कि आप टाइप क्या कर रहे हो उस कंपनी से रिलेटेड या उस चीज से रिलेटेड। तो आप दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का अगर आप रेस करते हैं, आज नहीं तो कोई देख रहा, बट सोशल मीडिया लिसनिंग चल रही है हर जगह कि हम ऐसे ऐसे करके परेशान कर रहे हैं। तो इवेंचुअली एक इम्पैक्ट देखा जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में लोग घुस नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ये है कि फार्मेसी का मुझे सिलेबस बहुत आउटडेटेड दिखता है। आई डोंट नो व्हाई, मगर उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत खामियां हैं, उसको हमें फुलफिल करना है, जो कि बहुत सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं फुलफिल करने की। मैंने देखा है कि जिन जिन कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, उसमें टीचर्स ही बहुत एजुकेटेड हैं और वो बच्चों को फॉलो अप करवा रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, ये चीजें होंगी। तो डॉक्टर ममता मैम का भी एक इनिशिएटिव था जो मैंने देखा था रिसेंट में, इंडस्ट्रियल विजिट्स का। वो बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों को सीखने को कुछ मिल रहा है। बट हाँ, इसी तरीके से ही सीखा जाएगा और हमें इनको नहीं, परेशान करना जरूरी पड़ेगा नहीं ताकि है। ये काम आपने करें। वो बिल्कुल आपने सही बोला कि अब मान ली इनका स्टूडेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर दिया और जॉब अपॉर्चुनिटी आया तो वहां पे बोल देंगे भैया हॉस्पिटल ट्रेनिंग चाहिए। तो ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये चीज कम होना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवर हो। हमारा टॉपिक इसीलिए आज ये था, क्योंकि कई जगह ऐसा और कहा जा रहा है कि भैया नहीं, बी फार्म है तो उसको जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही करोगे। अभी डॉक्टर सुनील जी ने बोला कि भैया आप यूपी में फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर नहीं होना सर, चाहिए। कई जगह ऐसा है डॉक्टर वहां पे सुनील बैचलरशिप होना जो चाहिए। तो ये सर, चीज सॉरी टू मिसकम्युनिकेशन है। इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट। डॉक्टर सुनील सर ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है। मैं कहूंगा कि उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। अगर यही सर सेम स्टूडेंट को देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रूफ लेकर जाते हैं अपने साथ, और अगर उनको कोई बोलता है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जरूरत है या इस तरीके की चीज की जरूरत है, तो दिखा सकते हैं स्टूडेंट, हाँ भाई दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं लिखा, आप बताओ कहाँ लिखा है। दे वुड बी चैलेंजिंग। तो उसका कॉन्फिडेंस देख के अगले बंदा हिलेगा कि भाई ये तो अपनी बैकग्राउंड होमवर्क करके आया है ऑलरेडी, बैकग्राउंड रिसर्च इसकी ऑलरेडी डन है। तो जैसे आप डॉक्टर सुनील को मेरे देखेंगे, जरूर उनकी ऐसा क्या नहीं होता है। बैकग्राउंड रिसर्च है। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक जगह इश्यूज रेज किया, जब उसने चीजों को समझा नहीं, जबकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, जी लगातार सर। आवाज उठा रहा हूँ, जब रजिस्ट्रार चैलेंज दे देता है कि नहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने नहीं किया तो नहीं देंगे, और पैसे लेने के बाद सारा चीजें सोल्व हो जाता है। तो आप इसी वजह से राइट मैंने ये आज का प्रोग्राम भी रखा था। तो हमारे जैसे लोग इतना सर। स्ट्रगल करना पड़ रहा है चैलेंजेस, तो आम आदमी जो ये आम स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा जॉब के लिए, वो तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सर सो आई मच थिंक तरुण। जो जिससे भी ब्राइब मांगी जा रही है उसको एक वहां पर कंप्लेंट नंबर दिखाई देता है। वो कहता है कि आप, मैं ईमेल कंप्लेंट करूंगा, रिटर्न में कंप्लेंट करूंगा। तो अगर 100 कोई कंप्लेंट जाएगी ना, तो किसी ना किसी को दिखेगा हाँ यार 100 लोगों से ब्राइब मांगी जा रही है, यहाँ पर तो 1000 तरुण लोगों से कोई ब्राइब रिस्क मांगी लेना जा नहीं रही है। चाहता है। क्या सर? कोई रिस्क लेना इट्स नॉट इजी। डॉक्टर ममता की तरफ मैं जाऊंगा। डॉक्टर ममता मैम, हाँ आपको सर। लगता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट बेचारा जाता है रजिस्ट्रेशन में, उतना उसके पास इतना वो एनर्जी राइट उसके सर, पास मैं होता समझ है गया कि आपकी वो इस बात। तरह का फाइट करेगा? सर लेट अस स्टार्ट विद एनोनिमस कंप्लेंट्स। हम अपना नाम नहीं लिखेंगे नीचे, ना अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। हम एक रिटर्न में कंप्लेंट लिखेंगे पेपर एप्लीकेशन में या उनके बॉक्स में डाल देंगे। मतलब कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना कुछ सॉल्यूशन नहीं है।
थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनील जी प्लीज, देन मैं कमेंट सर, दूंगा। नहीं, अभी नहीं, कंप्लेन की बात हो रही थी सर, कंप्लेन की बात हो रही थी। भाई हम क्यों कंप्लेन करें इतनी? भाई सर, हमारा जो हमें राइट है अपनी उसको हम कंप्लेन नहीं कंप्लेन करनी कर करके क्यों करें? भाई जो हमारा सर राइट हमें है वो मिलना सिचुएशन चाहिए ना। सुधारनी है। हम्म। नहीं, कंप्लेन से नहीं सुधरेगी सर, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक नहीं सुधरेगी। सर कंप्लेन कंप्लेंट तो ही एक पता नहीं आवाज कितनी है। जा रही है सर, कंप्लेन पता नहीं कितनी जा रही है और कितनी हो रही हैं, साहब लगातार हो रही मैंने है, बहुत सारी राजस्थान आरटीआई मैं फार्मेसी लग आपको रही एक काउंसिल, हैं। एग्जांपल देता हूँ सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हम्म हूँ। मतलब देखिए मेरा एग्जांपल है, मेरे को चीज पसंद नहीं आ रही थी, पूरी दुनिया वर्बल कंप्लेंट कर रही थी, मैंने एक दिन रिटर्न में कंप्लेंट डाल दी। तो हम्म उन्होंने कहा कि क्यों डाली गई है रिटर्न में कंप्लेंट, आप वापस ले लो। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। तो मेरे देखा देखी बहुत लोगों ने कंप्लेंट डाली, और हम्म एक्चुअल में 3 महीने के अंदर अंदर सिस्टम में कुछ सुधार आना चालू हो गया। अब रीजन क्या था कि कंपनी ने करना था या किसी और ने करना था, बट एक्शन लिया गया। और एनोनिमस हम्म डालेंगे तो बहुत ही अच्छा है, कोई इशू नहीं है। और देखिए सर ऐसा है कि हाँ, आपका एकदम वैलिड पॉइंट है कि हम क्यों ही डालें, हम क्यों शुरुआत करें, बट किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, नहीं नहीं, वरना। शुरुआत की बात नहीं सर, हाँ, बात ये और सर है कि हम कंप्लेन ही वर्बल का क्यों कोई करें? मीनिंग ही नहीं है भाई जब ये तक रिटर्न ना हो। वहां से ऊपर से ही चीजें सुधरे ना, हम कंप्लेन क्यों करें? भाई हम कंप्लेंट सर अथॉरिटी क्यों बने? हम बार बार हम सर कंप्लेन क्यों करें हर चीज की? बिल जब हम आई एग्री कंप्लेन करें सर। तभी चीजें सुधरे। नहीं, मेरा ये कहना बिल्कुल है सर, सर। आई एग्री एग्री। ऊपर वालों को सर मन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, हो सकता है उनको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। नीचे की सिचुएशन उनको लग रही उसी है कि उसी अच्छी, चीज की ऑफिसर्स बिल्कुल वैसे उसी बता रहे चीज हैं। को सुधारा जाए सर। उनको सब पता है तरुण और सर। सर तो सर उसका ये बात उनको कहिए पता आपको, कैसे उनको कुछ चलेगा? नहीं पता उसको है। कंप्लेंट की वजह से पता चलेगा सर। सर उनको सब पता है, सर जो ये सब ये पता है चल सर, रहा है सब ना, पता है सर। सर ये भी बिल्कुल वो ठीक है देख सर। रहे हैं, और उनको सब पता है। सर तरुण सर ये मत बोलिए कि उनको कुछ नहीं पता है, और जो नीचे वाले हैं ना वही नहीं सारे ऊपर वालों के साथ बैठते हैं, नहीं, उनको हम सब ना पता है। मैं ऐसा लगता है मैडम वो मैं झूठ एग्री मारते करता हैं हूँ, मैं जरूर। एग्री करता हूँ, सबने वर्बल बोला। सब कंप्लेंट हुई, सबने वर्बल बोला, किसी ने रिटर्न में नहीं कंप्लेंट करी, सबने सर वर्बल बोला। उन्होंने कहा मैंने ठीक है छोड़ मैंने दो। ऐसा नहीं मैंने बोला, राजस्थान हजारों फार्मेसी लेटर जाते काउंसिल हैं, में हजारों लेटर 10 जाते मेल हैं डाली जरूर, है सर, हजारों मेरे लेटर। कॉलेज की। मतलब कि मैं तो यहाँ मैम पे आप, लाइव रहती हाँ हूँ, जी मेरी 10 कंप्लेंट है, लेकिन आज तक वहां पे नहीं, कोई उसका नहीं आया। सर्वेश्वर जी हैं वहां पे, रोहित सर ने मुझे नंबर दिया कि मैडम आप इनसे बात करो। मैं कहा ठीक है जी कर लेते हैं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मेरा पोर्टल पे कॉलेज का नाम डालना है, कुछ नहीं करना है, ये तो एक लॉजिकल सी बात है, कोई गलत चीज तो मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ भाई, पोर्टल पे हमारे बिल्कुल कॉलेज का नाम बिल्कुल। नहीं दिखना आपको। कहते हैं मैडम मैम अब एक्चुअली, आप एक्चुअली मैडम वहां पे कांग्रेस की सरकार है और मैं जो बीजेपी का हूँ। अरे व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टल से उसका क्या लेना देना है? मैंने कहा सर ये पॉलिटिक्स थोड़ी ना, यहाँ पे राजनीति थोड़ी ना करनी है हमें, कोई एक बात ही तो कही है सर, रिक्वेस्ट है पोर्टल पे नाम डालो, नहीं तो मुझे उठ के वहां राजस्थान आना पड़ेगा। राजस्थान आके फिर मीडिया आएगी और फिर सब कुछ होगा। उनको कह दो कि रजिस्ट्रार को सर 50 बार मेल कर चुकी हूँ, 50 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन नहीं उठाते हैं मेरे स्टूडेंट। वो मैंने वहां भेजा, मैंने कहा बेटा आप वहां जाओ और मेरी बात कराओ। तो उन बच्चों को वहीं बाहर से भगा दिया प्योन ने कि रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है, वो 3 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि 3 बजे से पहले वो अपने हॉस्पिटल जो भी उन्होंने खोला हुआ है वहां वो बिजी है। फिर उस बच्चे जब मिले तो कहते हैं ये आपका काम नहीं है, तुम्हारे कॉलेज वालों का बिल्कुल काम है, वो अपने मैम, आप अब आप करेंगे। आरटीए में ना, मैम प्लीज आप स्टेट के लिए आरटीए डालिए। आरटीए में जवाब नहीं आता, मतलब एक कोशिश ये है कि, मतलब उसकी आरटीए में कंप्लेंट एज अ टूल उसकी नहीं ले रहा कि कंप्लेंट भी कंप्लेंट करने का। मैंने उसकी कंप्लेंट मैंने पीसीआई को की कि भाई तुम्हारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल काम नहीं कर रही है, इसको थोड़ा सा हिदायत दो। वहां से भी कुछ नहीं आया, तो शिकायत किसको करें सर? अब मैम सारा दिन आप शिकायत ही करते एसडीएम रहे, को, बच्चों को भी पढ़ाएं। एसडीएम को शिकायत करिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब देखिए कहीं से तो उनको डंडा करना पड़ेगा। मैं सॉरी हिंदी में ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं से डंडा करना पड़ेगा। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमें वो तो सिखाना फिर पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है ही सर। ये एक सॉल्यूशन है एनीवे मैडम, बहुत आप आपने थैंक जितने यू सो अप्रोचेस हो मच। सकते हैं ना हमने वो डाल के देखिए। 1 घंटे का मैंने सेशन रखा सर था। तरुण सर ये तो सारे अप्रोचेस डाल लेंगे, चलो हम लोग डाल लेंगे, मेरे कॉलेज का हो जाएगा, मैं डाल लूंगी, लेकिन क्या हम पूरे इंडिया में यही काम करते रहेंगे? और हम क्यों करें? किस बात की मैम सैलरी हाँ, ले रहे हैं और किस लिए काउंसिल में बैठे हैं लोग? मैम लेट अस शो एन अगर काम एग्जांपल, नहीं समझ तो और काउंसिल इसी छोड़ चीज को देना। हम शोकेस करेंगे कुछ दिनों बाद कि हमने ऐसा करा, तो हमारे लिए शोकेस एज एग्जांपल हो जाएगा, और उन लोगों के लिए एक अप्रोच हो जाएगी कि ऐसा भी हो रहा है। वरना अभी तरुण ने एग्जांपल तो सारा यही है ना कि वो जो काम नहीं कर रहे तरुण, हो और रुकूंगा, आप काफी टाइम हो हम गया। कुछ कर नहीं सकते, तरुण यही जैसे हो प्रोग्राम जाएगा। कर रहे हैं, हम तमाम सारी इतनी बातें रख रहे हैं, सारे मैसेज डिलीवर भी हो रहा है विद इन द फार्मासिस्ट या काउंसिल्स के लोग हैं, वो चीजें वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि जो फार्मासिस्ट है आज के समय में बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है, यदि उनका मीटिंग हो रहा है या काउंसिल्स के लोग देख भी रहे हैं, खासकर जॉब्स को लेके बहुत ज्यादा क्राइसिस है, उस पर बात करनी चाहिए। लगातार हम बात भी करते आ रहे हैं कि हमारा कुछ फाइल्स पीछे ही रह गया है,
मैं लगातार पूछ भी रहा हूँ कंसर्न पर्सन से, तो उनका फाइल पड़ा हुआ है, चाहे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हो, चाहे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या विजिलेंस, तमाम सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी है। इवन एकेडमिक सेक्टर की जो हालत है, दूसरा रजिस्ट्रेशन को लेके उनको एक सेंट्रलाइज पोर्टल सिस्टम बनाना चाहिए, जो स्टेट काउंसिल से कुछ ऐसा मिस कम्युनिकेशन है या तो वो ओवरकम करना चाहिए, या और तीसरी चीज है रूल्स रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत बैडली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है, खासकर उसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है। यहाँ तक ऐसा नौबत आ गया कि रोड पे दवाइयां बिकना चालू हो गया, मैंने पोस्ट भी डाला था, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर मुमताज, तरुण जी, आपने देखा होगा। तो ये तमाम सारे रोड पे जोमेटो पे भी आ जाएंगे आपकी। दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। इस पे हमें डिस्कस करके कैसे फार्मेसी को अपग्रेड करें, क्योंकि हम दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं रहा है। हम लगातार मीटिंग कर ले, इलेक्शंस करवा ले, अपना प्रेसिडेंट बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर बी सुरेश जैसे डायनेमिक और इतनी विजनरी पर्सन जो थे, बात इतनी बड़ी बड़ी करके गए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक अभी क्या होगा। तो कुछ चीजें में चेंजेस की जरूरत है, और ऐसे क्वालिफाइड लोगों को सेलेक्ट करें, इलेक्ट करके एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करें कि हर क्वालिफिकेशन से लोग वहां पहुंचे, ताकि बात करें, चाहे वो डिप्लोमा का हो या बैचलर का हो या मास्टर्स का हो या पीएचडी हो या फॉर्म डीज हो, तभी हमारा वो कंसेंस आगे जाएगा। राइट डॉक्टर सुनील जी? डॉक्टर ममता मैम भी एग्रीड है इस चीजों से, क्या करूँ? यस यस यस, श्योर श्योर। आप ये समझिए, आज अगर रजिस्ट्रेशन की ये हालात हैं, तो ये जो एग्जिट एग्जाम ला रहे हैं, तो इसके बाद क्या हालात होने वाले हैं, ठीक है? तो जब तक ये रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो जब ये रजिस्ट्रेशन को ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जिट एग्जाम के अंदर जो करप्शन बढ़ने वाला है, मुझे तो उसको सोच के ये हो रहा है कि हमारे बच्चों के साथ होने क्या वाला है। क्योंकि सर मैं एकेडमिक से हूँ, मुझे पता है कि 4 साल में बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। तरुण ने बोला ना कि रजिस्ट्रार पहले इसको सेंट्रलाइज करके, ऑनलाइन करके, इसको पहले सुधारना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए मैं प्रोग्राम को एंड करूंगा और एक एक कमेंट लूंगा, यदि फाइनल कमेंट डॉक्टर सुनील तरफ से लूंगा पहले, देन आपसे लूंगा, देन तरुण जी से, देन मैं एंड करूंगा। 1 आवर हो चुका है। सो इफ एनीथिंग वांट्स टू ऐड सर, ऐड करने के लिए तो सर बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये नॉन स्टॉप कभी खत्म ना होने वाली चीजें हैं सर। इतने सुधार और इतनी चीजें, इतने बदलाव करने की जरूरत है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, डिबेट कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। बट एक चीज है कि हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं, जैसे हमारी एकेडमिशियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको जागरूक बनाएं, उनको हर चीज से अवेयर कराएं, और उनको हर चीज के लिए उनको बताएं कि कहाँ क्या, कैसे क्या क्या चीजें, कहाँ से कौन कौन सी चीजें होती, क्या क्या रूल है, क्या क्या रेगुलेशन है, और आपका कैरियर किस किस दिशा में जा सकते हैं आप, और आगे क्या कर सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो नींव है हम एकेडमिशियन के पास है, जो नींव है हमारी वहीं पे है, तो नींव से हम मजबूत करें आगे आने वाले बच्चों। अब वो तो सर देखिए क्या है कि काउंट जो है, हम इधर से सुधारना चालू करें, जहां हमारी लिमिट है वहां सुधार सकते हैं सर। जहां हम लिमिट है वहां से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, वहां से हम शुरुआत हम कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वही जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं सर। लेकिन ऊपर की जो शुरुआत करना है वो मिल के करना होगा, ऊपर जो सुधार है वो मिल के होगा। हम अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, अकेले पॉसिबल भी नहीं है, हम मिलकर ही बात करेंगे तभी कुछ उसके लिए मिलकर के जो भी है रेगुलेशन है, वो जो चीजें हैं जो भी है, वो मिलकर के ड्राफ्ट बना करके दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि भाई ये सुधार करना है, करना चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। फार्मेसी एक्ट को बदलना चाहिए। फार्मेसी एक्ट में भी बहुत सारे सुधार की जरूरत है। सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलने योग्य हैं, बहुत सारी पुरानी चीजें चलती आ रही, वहीं से सबसे पहले शुरुआत वहीं से करना चाहिए। तो जब तक सुधरेंगी नहीं चीजें कर तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यही मेरा कमेंट है सर आज का। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ममता की तरफ मैं मूव करूंगा। आपको मैडम कुछ ऐड करना चाहेंगी? दिन प्रोग्राम काफी लंबा जा चुका है। ने बता ही दिया है कि हमें जो है फार्मेसी एक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। एंड इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मैं आज प्लेटफॉर्म से अपनी हायर अथॉरिटीज को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों का भविष्य ना खराब करें, क्योंकि जो आपकी काउंसिल्स में आप लोगों ने बिठा रखे हैं, या तो उनके पास दिल नहीं है या फिर उनके पास दिमाग नहीं है, दो ही चीजें हैं। तो वहां पे प्लीज ऐसे लोगों को बिठाइए कि कम से कम उनको उस चीज की नॉलेज हो और उनको इतना उनके अंदर हो कि हम किसी बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब
नहीं नहीं सर, वहां पे बहुत दुख होता है क्योंकि वो बच्चा हमारे पास से डॉक्टर ममता मैम का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ बिमला मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप यदि आपने तो काफी 2.5 साल से ही फेस कर रहे हैं। आई थिंक तरुण ने नेटवर्क इश्यूज है। तरुण कुछ आप लास्ट ऐड करना चाहिएगा, देन मैं एंड करूंगा सेशन को। हाँ बिमला मैडम, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ डॉक्टर ममता हेलो। मैम, कुछ बोल रही थी आप प्लीज। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया है। थैंक यू सो मच। तरुण कुछ पॉइंट सेट करना चाहिएगा, देन मैं एंड करूंगा सेशन को। काफी सर बिल्कुल सर, मैं कहूंगा कि सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए सर इन वेरियस मीन्स, तो ये लोग थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ा सा एग्जैक्टली राइट। होंगे। जी सर। और इवन ठीक है, मैंने ये थैंक यू सो देखा है, मच। एक फाइनल पॉइंट कहते हुए कि लोगों ने पीएमओ को भी लेटर लिखे हैं कि सॉल्यूशन के साथ कि ऐसे ऐसे अप्रोच है एंड एक्शन हुआ है। बस मैं कमेंट इतना ही करूंगा। नहीं एक्शन तो बिल्कुल। हुआ है। आपने देखा होगा भाई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे लोग आवाज नहीं उठाते, तो आज मेडिकल की जो कॉलेजेस की हालत जो होती ना, वो देखने लायक होता है। सही समय रहते उन्होंने आवाज उठाया और आज इनकी पोजीशन अच्छी है। और सही जी वक्त सर रहते हम बिल्कुल। आवाज नहीं उठाए तो फार्मेसी युग का अंत निश्चित लिखा हुआ है। विमला जी, आपको आवाज आ रही है तो आप कुछ बोलना चाहिएगा लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यदि मेरे कुछ राजस्थान से यदि कुछ कंसर्न पर्सन सुन रहे हो, तो विमला जी का भी कंसर्न वो लें। और बिकॉज वो 2.5 साल से वो फेस कर रही है, उन्होंने बैचलर मास्टर तमाम सारे ऐसे उन्होंने कर लिया है। विमला जी, आप कुछ बोलना चाहिएगा यदि कोई आपके झारखंड सॉरी राजस्थान से कोई सुन रहे हैं? सर फाइनल में हाँ, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से। प्लीज टेक केयर। बिमला मैडम जी जुड़ी हुई हैं और उनका रजिस्ट्रेशन 2.5-3 साल से है। ऐसे कई सारे ऐसे बिमला हैं और जो इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह सर का कुछ तो रजिस्ट्रेशन का इशूज फेस कर रहे हैं। लेना तो चाहिए ना सर। हाँ जी, हाँ हाँ बिमला जी क्या बोल रही है? मैं कह रही हूँ सर कुछ तो प्रोग्रेस होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली और लगातार इन्होंने लेटर भी लिखा है, अपनी आवाज भी उठा रही है, बट इनका अभी तमाम सारे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है स्टिल पेंडिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, इस चीजों को प्रायोरिटी में लो। और जो भी इश्यूज हैं, चाहे रजिस्ट्रार लेवल का हो या स्टेट काउंसिल्स की तरफ से हो, इस चीज को रिजोल्व करना चाहिए और एक सेंट्रलाइज पोर्टल सिस्टम का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो इस तरह का इश्यूज लोगों को फेस करना पड़ रहा है, ताकि ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भविष्य का बात होता है, कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन डिमांड कर दिया जाता है ऑफर लेटर के बाद, कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो तमाम सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिनसे करियर उनका दाव पे लग जाता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर सुनील जी, तरुण जी, बिमला जी, डॉक्टर ममता मैम एंड डॉक्टर राम प्रसाद, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल व्यूअर्स। थैंक यू।